सो कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. सो दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स. सो लेक्चर 1 के अंदर हमने टिल पेज नंबर 8 कवर कर लिया था ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड एज पर योर डिमांड अब सारे के सारे लेक्चर्स में हम आपके एनसीईआरटी कवर करेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. तो एक बार लेक्चर नंबर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को बतानी है जो मैंने उस लेक्चर में नहीं बताई थी. वी कैन से सोर्स के अकॉर्डिंगली या फिर जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस दिए गए हैं आपकी बुक में, सो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रैब करी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले हु वाज द फर्स्ट we can say Director General of ASI Archaeological Survey of India, Alexander Cunningham. The Plight of Harappa नाम से एक बॉक्स गिवन है आपकी बुक के अंदर, वो इम्पोर्टेंट बॉक्स है. सो एक बार उसे रीड करना है आप लोगों को. सो उसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड्स के अंदर. क्या है वो क्वेश्चन कि मोहनजोदारो वेल प्रिजर्व्ड साइट है एज कंपेयर टू हरप्पा, क्यों? एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है. तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ. तो इसका आंसर आपको उस पर्टिकुलर बॉक्स से ही मिलेगा, द प्लाइट ऑफ हरप्पा. यानी कि हरप्पा के साथ बहुत बुरा हुआ था. क्या हुआ था हरप्पा के साथ? ऐसा माना जाता है हरप्पा के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जो कि ब्रिक से बने हुए थे, लेकिन हरप्पा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिक रॉबर्स के द्वारा. ठीक है, यानी कि ऐसा एज्यूम करा जाता है कि 100 माइल्स की रेलवे लाइन जो कि लाहौर से मुल्तान तक वीकेंड से ले करी गई है, उसको बनाने के लिए जो ईंटें हैं वो हरप्पा के स्ट्रक्चर से ही चुराई गई हैं, ली गई हैं. ठीक है, सो आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, लाहौर से मुल्तान तक की रेलवे लाइन जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 माइल्स की थी. एंड एक और क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? सो इसका आंसर भी है अलेक्जेंडर कनिंगम. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके उसी बॉक्स से बनते हैं. देन हमने ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ा है. ड्रेनेज सिस्टम से रिगार्डिंग एक बॉक्स गिवन है आपकी एनसीईआरटी में ही. उसके अंदर हम देखेंगे कि पहले वी कैन से ड्रेन्स को बनाते थे जब, तो ड्रेन्स में हर जगह एक बीच में स्पेस दिया जाता था, यानी कि ड्रेनेज चैनल्स दिए जाते थे ताकि उस ड्रेन को वहाँ पर साफ किया जा सके. और जो घर का वेस्ट है वो पहले एक सम्प में या फिर एक सिस्पिट में एम्प्टी होता है एंड देन फर्दर वो फ्लो करता है. तो ऐसा कुछ एक बॉक्स दे रखा है आपके एनसीईआरटी में. सो वो भी आपको रीड करना पड़ेगा. और ऑल्सो एक और चीज़ याद रखनी है, जो ये ड्रेनेज सिस्टम था ये सिर्फ बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में यूनिक नहीं था, बल्कि ये स्मॉल सेटलमेंट्स में भी अवेलेबल था. ये कोई यूनिक चीज़ नहीं थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, यानी कि ये हर एक सेटलमेंट में अवेलेबल था, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो. ठीक है, एंड एक और चीज़ याद रखनी है आपको सिटाडेल के रिगार्डिंग. क्या है सिटाडेल के रिगार्डिंग? देखो, सिटाडेल हमने क्या देखा है, सिटाडेल वॉल्ड होता था ताकि उससे लोअर टाउन से सेपरेट किया जा सके. ठीक है, अब अलग अलग जगह जब ये सिटाडेल और जो लोअर टाउन बना है अलग अलग सेटलमेंट में, तो इनमें वेरिएशंस है. फॉर एग्जाम्पल लोथल और धुलावेरा के अंदर जो है फोर्टिफाइड है पूरा का पूरा ये सेटलमेंट. लेकिन अगर हम लोथल की बात करें, ठीक है, लोथल की बात करें तो लोथल के अंदर जो सिटाडेल है दैट इज नॉट वॉल्ड, वो वॉल्ड नहीं है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सोर्सेज है जो मैंने आपको बताए हैं. ऑल्सो एक सोर्स 1 गिवन है जिसके अंदर सैडल कुआन के बारे में बताया गया है. वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया गया उसके अंदर कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को सैडल कुआन्स मिले हैं, यानी कि सिलबट्टे मिले हैं अलग अलग शेप्स के, अलग अलग टाइप्स के. तो उसे उन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है मॉडर्न टाइम से एसोसिएट करके कि वो किस चीज़ के अंदर यूज़ किया जाता होगा. ठीक है, सीरियल्स को ग्राइंड करने के लिए. तो मतलब ऐसे सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन करी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वी कैन से ये सैडल कुआन्स देखने को मिले हैं हमारे मोहनजोदारो के एक्सकवेशन के दौरान. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस लेक्चर नंबर 2 की. लेक्चर 1 के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है. आई होप आपका अब पेज नंबर 8 तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अब फाइनली हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 4th टॉपिक दैट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. अब सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं? जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पन सिविलाइजेशन में होने वाले सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने की कोशिश करी है. सो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं जिनसे वो सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझ सके कि उस टाइम की सोसाइटी में क्या क्या सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते थे. ठीक है, लोगों के बीच पर्टिकुलर कल्चर में, यानी कि हरप्पन कल्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे. सो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई है, जैसे कि बरियर्स को स्टडी करना, दूसरा लग्जरीज को एक बार देखना,
सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज बरियल्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं ये देखने के लिए क्या कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस था उस टाइम के लोगों के बीच उस कल्चर में, यानी कि हड़प्पन कल्चर में। ठीक है, तो इनमें से एक स्ट्रैटेजी है बरियल्स को स्टडी करना। आपको पिरामिड्स के बारे में ज़रूर पता होगा जो इजिप्ट में होते थे। अब ये पिरामिड्स क्या थे? ये पिरामिड सबसे पहले कंटेम्प्रेरी थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, यानी कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तब उस टाइम पे इजिप्ट में पिरामिड्स बनते थे। जब कोई रॉयल पर्सन मर जाता था तो उसके बरियल्स के रूप में पिरामिड्स बनाए जाते थे और उनके बरियल्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वेल्थ उन लोगों के साथ, उन रॉयल लोगों के साथ बरी की जाती थी। ठीक है, अब हड़प्पन साइट्स में भी डेड को बरियल्स में ले किया जाता था, यानी कि एक पिट बना दिया जाता था और पिट के अंदर डेड बॉडी को ले डाउन किया जाता था। कई बार क्या होता है, इस बरियल के पिट बनाने में भी वेरिएशंस होते थे, डिफरेंसेस होते थे, यानी कि इस बरियल का स्टाइल भी अलग होता था। अब कैसे? देखो, सबसे पहले एक स्पेस बनाया, मतलब एक गड्ढा खोदा, उसमें से मिट्टी बाहर निकाल दी, एक पिट बना दिया और कई बार उस पिट को लाइन अप करा जाता था ब्रिक्स के साथ, यानी कि उसके साइड में बहुत सारी ब्रिक्स ऐसे लगा दी, ऐसे चिपका के बहुत सारी ब्रिक्स लगा दी। ठीक है, तो ऐसा कुछ बरियल बनाया जाता था। अब ऐसा क्यों होता था? हो सकता है ये कोई वेरिएशन दिखाता हो, बट हमें इसके बारे में नहीं पता, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। कुछ ग्रेव्स के अंदर हमें पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसका क्या मतलब है कि शायद से हड़प्पन लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे। साथ ही साथ जो मेन और विमेन दोनों के बरियल्स के अंदर ज्वेलरी भी हमें मिली है। इनफैक्ट एक एक्सकवेशन हो रही थी हड़प्पा की एक सिमेंट्री में, तो मिड 1980s की बात है ये। उस टाइम पे एक मेल के स्कल के पास क्या मिला है? एक ऑर्नामेंट मिला है जिसके अंदर 3 शेल रिंग्स थी, एक जैस्पर बीड था और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स थी। ठीक है, तो एक ऑर्नामेंट था, उसके अंदर एक जैस्पर बीड थी, बहुत सारी माइक्रो बीड्स थी और 3 शेल रिंग्स देखने को मिली है और मेल के स्कल के पास वो भी। इसका मतलब मेल भी उस टाइम पे ज्वेलरी वेयर करते होंगे। कुछ इंस्टेंसेस में हमें क्या देखने को मिला है कि डेड के साथ कॉपर मिरर्स भी बरी किए जाते हैं। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दिस इज अ कॉपर मिरर जो कि उस टाइम पे हड़प्पन लोगों के बरियल्स के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन हम लास्टली ये कंक्लूड कर पाते हैं कि हड़प्पन्स बिलीव तो करते थे आफ्टर लाइफ में, लेकिन वो किसी प्रेशियस चीज को डेड के साथ बरी करने में विश्वास नहीं रखते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लुकिंग फॉर लग्जरीज। ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक सब टॉपिक है, यानी कि लग्जरीज की मदद से भी सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने की कोशिश करी है। देखो, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है आर्कियोलॉजिस्ट के सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी चीज़ मिलती है ना, कोई भी आर्टिफैक्ट, तो उन्हें वो 2 चीज़ों में क्लासिफाई कर देते हैं, एक यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरीज। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आता है, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर डेली यूज़ का सामान आता है। ठीक है, जो कि ईजीली मिल जाता है, जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल से बनता है, जैसे कि स्टोन से, क्ले से, सो उसको हम यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो क्वांस सिलबट्टे होते हैं, पोट्री होती है, निडल्स होती हैं, फ्लैश रबर्स यानी कि बॉडी स्क्रबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हर जगह सेटलमेंट में, हर एक सेटलमेंट में, छोटी बड़ी हर एक सेटलमेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीज़ों को लग्जरीज भी मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई हो सकता है ये चीज़ उस टाइम पे लग्जरी होगी। अगर वो चीज़ रेयर होती है या फिर किसी कॉस्टली मटेरियल से बनती है या फिर नॉन लोकल मटेरियल, यानी कि जो उस इलाके में, उस सेटलमेंट में जो मटेरियल नहीं मिलता है उससे कोई चीज़ बनी होती है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनती है, बहुत मुश्किल प्रोसेस से बनती है, उन चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट लग्जरीज बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये है छोटा सा फेंस का पोट। ठीक है, एक फेंस एक मटेरियल होता है जो कि ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को कलर और गम के साथ मिक्स करके उसे फायर करने के बाद बनता है। ठीक है, सो ये फेंस की पोट्स है। जैसा कि मैंने बोला, इसको बनाने में थोड़ा सा वी कैन से कॉम्प्लिकेशंस होती थी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, इस वजह से इसे लग्जरीज में गिना जाता है और इन चीज़ों को प्रेशियस कंसिडर किया जाता था क्योंकि इनको बनाने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। ठीक है,
अब सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट्स को दो चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया जाता था। कौन कौन सी दो चीज़, यूटिलिटेरियन और लग्जरी। यूटिलिटेरियन जो ऑर्डिनरी चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है, इजीली अवेलेबल होता है, और जो ऑर्डिनरी थिंग्स है उन्हें यूटिलिटेरियन बोल दिया। लेकिन लग्जरीज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बनता है, जो कॉस्टली मटेरियल से बनता है, जो रेयर होता है, उनको लग्जरीज बोल दिया। लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती है जब आर्टिकल्स डेली यूज के तो होते हैं लेकिन वो कॉस्टली मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ सैडल वन, लेकिन सैडल वन बना है एक महंगे पत्थर से, तो इसका क्या मतलब है, उसे लग्जरीज माने या डेली यूज की चीज माने। फॉर एग्जाम्पल स्पिंडल वॉल्स, ठीक है, वो रेयर मटेरियल के बनते थे जैसे कि फेंस के। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है स्पिंडल वॉल, उसको फेंस से अगर हमने बना दिया, फेंस तो कॉस्टली चीज है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सो क्या हम इसे यूटिलिटेरियन मानेंगे या फिर हम इसे लग्जरी मानेंगे। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कई बार जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं वो वैल्यूएबल मटेरियल से बनते हैं, और ये चीज़ें जो महंगी चीज़ें होती हैं, ये रेयर चीज़ें होती हैं, ये कॉस्टली चीज़ें होती हैं, ये लार्ज सेटलमेंट्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपैरिजन टू स्मॉलर सेटलमेंट्स। स्मॉलर सेटलमेंट्स के अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल जो ये मिनिएचर पोर्ट्स थे, फेंस के छोटे छोटे फेंस के पोर्ट्स थे, ये चीज़ें परफ्यूम बॉटल्स के रूप में यूज़ की जाती होंगी, और ये मोहनजोदारो और हड़प्पा में ही देखने को हमें मिली है जनरली। कालीबंगन जैसी स्मॉल सेटलमेंट्स में ढूंढना इन्हें थोड़ा सा मुश्किल है और ये देखने को भी नहीं मिली है। गोल्ड, गोल्ड भी उस टाइम पे बहुत रेयर चीज़ थी, और जैसा कि आज भी है, आज भी बहुत कॉस्टली चीज़ है, रेयर है, लग्जरी में गिनी जाती है, वैसा ही उस टाइम पे भी होता था। उस टाइम पे भी गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती थी, और बहुत सारी हड़प्पन साइट्स में ये हमें होर्ड से मिली है। होर्ड्स क्या होते हैं भाई? Hoards are objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. यानी कि होर्ड्स कई बार वो होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से रख देते हैं किसी कंटेनर के अंदर, जैसे कि पोर्ट के अंदर, तो हम उसे होर्ड कहते हैं। अब होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और इवन मेटल ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है जो सेव करे जाते होंगे रीयूज के लिए मेटल वर्कर्स के द्वारा। अगर किसी रीजन से ओरिजिनल ओनर को वो नहीं मिलता है तो उनके रिमेन्स जो है वहीं पर रह जाते हैं जब तक कोई आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें ढूंढ पाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के ढूंढने तक वो चीज़ें वहीं दबी रह जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि हमें उनकी क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कैसे पता चला कि वो भाई कौन कौन सी क्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे, और ये पर्टिकुलर सेटलमेंट थी जहाँ पर वो क्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे, तो हमें कैसे पता चला। देखो, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि लोकेट चान्हो दारो ऑन मैप 1। सो चान्हो दारो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और ये आपको मैप पे लोकेट करनी है, तो ये आपका काम है, ये आपके मैप वर्क में भी आ सकता है, तो ये आपको करना है। ठीक है, नाउ ये एक बहुत छोटी सी सेटलमेंट है, लेस देन 7 हेक्टेयर्स की सेटलमेंट है ये चान्हो दारो। एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो ये बहुत छोटी है। मोहनजोदारो अप्रॉक्सीमेटली 125 हेक्टेयर्स की एक सेटलमेंट थी। ठीक है, ये बिल्कुल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड थी ये सेटलमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे काम होते थे जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। दोबारा से देखते हैं, चान्हो दारो एक ऐसी सेटलमेंट थी जो बिल्कुल ही डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम के लिए, और ये बहुत छोटी सेटलमेंट है, लेस देन 7 हेक्टेयर्स की सेटलमेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन। अब हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं जिनसे उस टाइम पे बीड्स बनाई जाती होंगी, जैसे कि स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीयरटाइट। मेटल्स मिले हैं जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। देन शेल मिला है, फेंस मिला है, देन टेराकोटा यानी, और जिसे कि हम बर्न्ड क्ले भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से उस टाइम पे बीड्स बनाई जाती थी। अब कुछ बीड्स एक या दो बीड्स को या स्टोन्स को जोड़ के भी बनाई जाती थी, और कुछ जो बीड्स थी उनके ऊपर गोल्ड की कैप्स भी लगा दी जाती थी, और अलग अलग शेप्स की बीड्स हमें देखने को मिली है, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड, और कुछ को तो डेकोरेट भी किया जाता था उनके ऊपर पेंट करके या फिर उनके ऊपर डिज़ाइंस बना के। अलग अलग तरीके से बीड्स बनाई जाती थी, अलग अलग तरीके के स्टोन से, मेटल से, एंड अलग अलग तरीके से उन्हें डेकोरेट किया जाता था।
ये एक टूल है जो कि उस टाइम पे शायद से बीड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। हमें चानोदारो जो सेटलमेंट है वहाँ पर ऐसा टूल देखने को मिला है। और ये आप एक देख पा रहे हो, ये एक माला बनाई गई है अलग अलग तरीके के बीड्स से मिलके। सो ये अलग अलग तरीके के बीड्स हैं। अब जो टेक्निक्स थी बीड्स बनाने के लिए वो अलग होती थी अलग अलग मटेरियल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल स्टीयरटाइट एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि ईजीली यूज़ किया जा सकता है। कुछ भी बनाने के लिए इसके ऊपर इजीली काम किया जा सकता है। कुछ बीड्स बनाई जाती थी, देन पेस्ट की मदद से स्टीयरटाइट, देखो सबसे पहले स्टीयरटाइट पाउडर बनाया, देन उसका पेस्ट बनाया, देन उसकी मदद से कुछ बीड्स मोल्ड कर दी जाती थी। इसके बाद क्या होता था, उसे अलग अलग शेप्स दी जाती थी, अलग अलग फॉर्म्स दी जाती थी। ठीक है, हार्डर स्टोन्स की मदद से और ज़्यादा शेप्स फॉर्म्स हम बना सकते हैं। स्टीयरटाइट की मदद से कैसे माइक्रो बीड्स बनाई जाती थी वो आज भी एक पजल है हमारे आर्कोलॉजिस्ट के लिए। इन एंशिएंट टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत दिक्कत आती है हमें। भाई इतनी छोटी छोटी बीड्स और वो भी इतनी बड़ी संख्या में कैसे वो बनाते होंगे, ये आज भी एक पजल है हमारे आर्कोलॉजिस्ट के लिए। आर्कोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो ये रेड कलर होता है ना कार्नेलियन पत्थर का, येलोइश मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। इसे अलग अलग स्टेजेस पे जब हम फायर करते हैं ना, जब जाके इसका ये रेड कलर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इन बीड्स को अलग अलग स्टेजेस पे फायर करा जाता है, जब जाके हमें कहीं ये रेड कलर देखने को मिलता है। इन नोड्यूल्स को अलग अलग रफ शेप्स दी जाती हैं, फिर इन्हें फ्लेक करा जाता है फाइनल फॉर्म में। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग होने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी देखने को मिली है चानो दारो लोथल में और धोलावीरा के अंदर भी। कहाँ कहाँ पर? चानो दारो, लोथल और धोलावीरा के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अब नागेश्वर और बालाकोट को मैप पे लोकेट करना है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, ये आपको करके देखना है। मैप की मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, बस उससे पहले ये चीज़ें गूगल पे सर्च करो, मैप के अंदर प्लॉट करने की कोशिश करो। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों ही सेटलमेंट्स कोस्ट के पास थी। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। भाई कोस्ट से हमें शेल्स मिल जाते हैं, तो शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे। ठीक है, यहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती थी, लेडल्स बनाई जाती थी। ठीक है, और इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, और इन्हें दूसरी सेटलमेंट्स में लेके जाया जाता था। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम चानुदारो एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। देखो क्या होता था उस टाइम पे, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है ना, उस पर्टिकुलर जगह में एक सेटलमेंट बना ली। ठीक है, उस सेटलमेंट में क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था और उसे फाइनली बड़ी सेटलमेंट में भेज दिया जाता था बेचने के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चानो दारो और लोथल ये छोटी सेटलमेंट्स थी जो कि डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ से जो भी चीज़ बनाई जाती थी उनको बड़े अर्बन सेंटर्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में भेज दिया जाता था। अब ये इमेज देखते हैं 1.14 पोर्ट्री। Some of these can be seen in the National Museum, Delhi और in the Site Museum of Lothal. लोथल के साइट म्यूजियम में भी हम ये देख सकते हैं, ये उस टाइम की पोट्री है। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कैसे पता चला? देखो, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर और टूल्स दूसरी चीज़ है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले रॉ मटेरियल, अगर कहीं पर हमें रॉ मटेरियल देखने को मिला है, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स देखने को मिले हैं, होल शेल्स देखने को मिले, यानी कि सोर्स के पास, जहाँ पे रॉ मटेरियल उसके सोर्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं कि यहाँ पर सोर्स है, तो क्या यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है। देन दूसरी चीज़ है टूल्स, जहाँ पर हमें टूल्स देखने को मिलते हैं, टूल्स के हमें बाद में सबूत देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ये टूल टाइप की कोई चीज़ है, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन होगा ज़रूर, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट करते हैं। तीसरी चीज़ होती है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कहीं पर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, अधूरा कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है तो वो भी आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से एक सेंटर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर होगा, ये एजम्पशन हो जाती है। रिजेक्ट्स, कोई भी चीज़ है जो कि रिजेक्ट हो गई है, यानी कि वो शायद से अच्छी नहीं बनी होगी, वो रिजेक्ट कर दी गई थी उन लोगों के द्वारा, तो रिजेक्ट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। वेस्ट मटेरियल भी बहुत अच्छा सोर्स है। देखो अगर कोई बीड बनाई है तो बीड बनाने के लिए जो स्टीयरटाइट यूज़ करा गया है उसका कुछ रिमेन तो बाद में बचा होगा ना,
या फिर कोई भी चीज़ है, तो कुछ ना कुछ रिमेन हमेशा बचता है, वेस्ट हमेशा बचता है। तो वेस्ट मटेरियल के द्वारा भी सेंटर ऑफ प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करते थे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। इनफैक्ट वेस्ट बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, बेस्ट इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शेल या फिर स्टोन की बात करते हैं, अगर इसे काटा जाए ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, तो पीसेज ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट, ठीक है, और वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये एक टेराकोटा फिगराइन है, ठीक है, जो कि वहाँ से किसी न किसी एक्सकवेशन के दौरान हमें मिली थी। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वेस्ट के पीसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। यानी कि मान लो बहुत बड़ा टुकड़ा बच गया है किसी पर्टिकुलर स्टोन का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना लिए जाते होंगे। लेकिन जो बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े होते हैं वो तो वर्क एरिया में रह ही जाते हैं ना। सो इन ट्रेसेस की मदद से हम पता लगाते हैं स्पेशलाइज्ड सेंटर्स के बारे में, क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स के बारे में। अब इन चीज़ों से, इन ट्रेसेस से हमें पता चला है कि स्मॉल सेटलमेंट्स के अलावा, स्पेशलाइज सेंटर्स के अलावा, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर भी होती थी, क्योंकि वहाँ पर भी हमें टूल्स, कहीं ना कहीं ये वेस्ट मटेरियल, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। भाई स्पेशलाइज सेंटर्स के अंदर तो भाई क्राफ्ट प्रोडक्शन होती ही है, उन्हीं चीज़ों के लिए तो ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये सेटलमेंट्स बनाई गई हैं। लेकिन कई बार हमें इन चीज़ों के ट्रेसेस, लेफ्ट ओवर के ट्रेसेस, रिजेक्ट्स के ट्रेसेस, इन चीज़ों के ट्रेसेस हमें बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में देखने को भी मिले। इसका मतलब वहाँ पर भी ये चीज़ें ज़रूर होती होंगी, प्रोडक्शन होता होगा कहीं ना कहीं। अब ये इमेज देखो, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल, ये क्या है, कॉपर और ब्रॉन्ज के वेसल्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि भाई उस टाइम पे आयरन का उन्हें नहीं पता था, ठीक है, तो आयरन के बारे में हम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। यानी कि देखो, एक पर्टिकुलर जगह में सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैसे वो मटेरियल लेके आते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, कैसे वो प्रोक्योर करते थे, तो वो हम देखते हैं। देखो, ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में। कुछ चीज़ें जैसे कि क्ले, ये लोकली अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये चीज़ें बाहर से भी मंगवानी पड़ती हैं, एलुवियल प्लेन से बाहर, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के और दूसरे इलाकों से बाहर से ये चीज़ें प्रोक्योर करनी पड़ती हैं। अब हमें टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के। किस चीज़ के भाई? बुलक कार्ट्स के। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमें टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के। इसका क्या मतलब है कि उन्हें भाई बुलक कार्ट के बारे में पता था, बुलक कार्ट उन्होंने बनाया। इसका मतलब बुलक कार्ट का वो यूज़ करते होंगे एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, गुड्स और लोगों को लैंड रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हो सकता है ये चीज़। साथ ही साथ रिवर एंड रूट्स पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का यूज़ करके शायद से ट्रेड किया जाता होगा इन रॉ मटेरियल का, ठीक है, साथ ही साथ कोस्टल रूट्स के जरिए भी। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता चला है कि भाई टेराकोटा टॉय मॉडल्स थे बुलक कार्ट्स के। इसका मतलब वो बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ रिवराइन रूट्स पे, कोस्टल रूट्स पे, इन चीज़ों में भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। कैसे भाई? हमें सील्स पे बोट्स की इमेजेस देखने को मिली है। इसका मतलब उन्हें बोट के बारे में पता था, और बोट के बारे में पता था इसका मतलब बोट का इस्तेमाल भी करते होंगे वो उस टाइम पे। Now materials from the subcontinent and beyond. अब हड़प्पन्स मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल, वो सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर लेते थे, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट, इन एरियाज के अंदर शेल अवेलेबल था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। हमें पता है नागेश्वर और बालाकोट किसके पास लोकेटेड है, हमारे नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जगहें हमारे कोस्ट के पास लोकेटेड है। और कोस्ट के पास भाई शेल अवेलेबल होता है, शेल अवेलेबल है तो हड़प्पन्स ने सोचा कि भाई यहाँ पर शेल तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इस सेटलमेंट पे शेल ऑब्जेक्ट्स का ही काम शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी बात की गई है आपकी शॉटुगई की। शॉटुगई एक साइट है अफगानिस्तान के अंदर। वो एक बेस्ट सोर्स माना जाता है लैपिस लजूली का। एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का होता है। लोथल, लोथल सोर्स माना जाता है कार्नेलियन का, और साथ ही साथ भरूच गुजरात में, ठीक है। स्टीयरटाइट, स्टीयरटाइट साउथ राजस्थान से या फिर नॉर्थ गुजरात से, और मेटल राजस्थान से। तो इन जगह से ये जगहें
हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही थी, कहीं ना कहीं उसके पास ही थी, तो यहाँ से ये चीज़ें प्रोक्योर करी जाती थी। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एमसीक्यू बन सकता है। नागेश्वर और बालाकोट से क्या लिया जाता था भाई, जल्दी बोलो, यहाँ से लिया जाता था हमारा शेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ शॉर्ट टू गई अफगानिस्तान, यहाँ से लेपिस लजुली एक ब्लू कलर का इंपॉर्टेंट हाई वैल्यूड स्टोन होता है। लोथल से कार्नेलियन, देन राजस्थान से मेटल भी लिया जाता था, एंड देन साउथ राजस्थान से हम बात करें तो वहाँ से लिया जाता था हमारा स्टीयरटाइट भी, ठीक है। सो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं, तो आप भी अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेना। अब दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए, एक्सपेडिशंस भेजना एरियाज में, जैसे कि राजस्थान के खेतरी रीजन के अंदर कॉपर के लिए एक्सपेडिशन भेजी गई थी। साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए भेजी जाती है, यानी कि ये एक्सपेडिशंस भेजी जाती हैं ताकि लोग जाकर, हड़प्पन्स जाकर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, ठीक है, और वहाँ से फिर एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन अपने रीजन के अंदर इस चीज़ का ट्रेड करवा सके, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमें हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि स्टीयरटाइट माइक्रोबीड्स इन एरियाज के अंदर, जो कि इंडिकेट करते हैं कि भाई हाँ, इन एरियाज के साथ हड़प्पन्स का कॉन्टैक्ट था। साथ ही साथ खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान के अंदर हमें एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का, ठीक है। ये डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पोट्री यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि अलग तरीके की नॉन हड़प्पन पोट्री, यानी कि हड़प्पन वालों की पोट्री नहीं थी। साथ ही साथ अनयूजुअल वेल्थ देखने को मिली है कॉपर ऑब्जेक्ट्स की। हमें पता है कॉपर ऑब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा एबेंडेंस में अवेलेबल नहीं थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, अलग अलग जगह से कॉपर जो है वो यहाँ पर लाया जाता था, ओमान से हम कहें या फिर इस रीजन से, इसका मतलब यहाँ पर कोई और कल्चर था, यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं थी, यहाँ पर गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, हमने उस चीज़ को नाम दिया है, वो कल्चर यहाँ पर था। ऐसा पॉसिबल है कि जो इस रीजन के इनहैबिटेंट्स थे वो कॉपर सप्लाई करते होंगे हड़प्पन्स को। सो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 13 के ऊपर ये मैप गिवन है, मैप नंबर 3, इसके अंदर हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया। देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6.2 के अंदर हम देखेंगे कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर दूसरे दूसरे रीजन्स के साथ वी कैन से कॉन्टैक्ट था, बल्कि वेस्ट एशिया के भी काफ़ी रीजन्स के साथ, जैसे कि मेसोपोटामिया, मगन, दिलमुन, इनके साथ भी हमारे हड़प्पा का कॉन्टैक्ट था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉन्टैक्ट था। सो वही चीज़ दिखाई गई है आपके इस मैप 3 में, अलग अलग रीजन्स दिखाए गए हैं। सो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा मेसोपोटामिया था, ये है हमारी उरुक सिटी, ये हमारी उर सिटी जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। देन ये है आपका दिलमुन, एंड ये है मगन, एंड यहाँ पर हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पा आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर भी एक हमारा तुरान गिवन है। सो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं ना। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरे एरियाज के साथ भी कॉन्टैक्ट था, तो वो हम समझते हैं। अब देखो रीसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड से हमें पता चला है कि कॉपर जो है ना वो ओमान से लाया जाता होगा, जो कि साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे पड़ता है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस करा गया ओमानी कॉपर का भी और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो कॉपर है उसका भी। उससे पता चला कि भाई ओमानी कॉपर, ओमान से जो कॉपर लाया जाता था, और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो कॉपर यूज़ किया गया है, उन दोनों के अंदर ही निकल की ट्रेसेस है। किस चीज़ के ट्रेसेस है? निकल की ट्रेसेस है। इसका क्या मतलब है कि उनका कोई कॉमन ऑरिजिन है, यानी कि एक ही जगह का कॉपर है वो। साथ ही साथ कुछ और ट्रेसेस भी देखने को मिले हैं, जिससे हमें कॉन्टैक्ट के बारे में पता चलता है कि हमारा ओमान के साथ कॉन्टैक्ट था। एक अलग तरीके का बर्तन जो कि हड़प्पन जार है, एक बड़ा सा हड़प्पन जार, तो ये इमेज आपके एग्जाम में आती है। सो ये एक हड़प्पन जार है जो कि वी कैन से थिक लेयर ऑफ कोटिंग करी जाती है इसके ऊपर ब्लैक क्ले की, जो कि हमें बहुत सारी ओमानी साइट्स पे देखने को मिला है। ये हमें ओमान की बहुत सारी साइट्स पे ये एक हड़प्पन जार है जो कि ब्लैक कलर की क्ले से कोटिंग करी गई है जिसके ऊपर, तो ये हमें बहुत सारी ओमानी साइट्स पे देखने को मिला है। अब ये इतनी थिक कोटिंग क्यों करी जाती थी? ताकि लिक्विड्स का पर्कुलेशन ना हो। पर्कुलेशन यानी कि देखो किसी भी वी कैन से मिट्टी के बर्तन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे हो सकता है वो लिक्विड बाहर आ जाए, पर्कुलेट हो जाए, निकल जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए मोटी सी थिक लेयर बनाई गई थी इन जार्स के ऊपर, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि भाई इन जार्स के अंदर, इन वेसल्स के अंदर क्या कैरी किया जाता होगा, बट ऐसा हो सकता है हड़प्पन्स इनके अंदर जो भी कंटेंट था उसको एक्सचेंज करते होंगे ओमानी कॉपर के बदले, ठीक है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है,
ठीक है। सो हमें पता चला है कि हमारा ओमान के साथ कांटेक्ट था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कांटेक्ट था। कैसे? दो चीज़ों से। सबसे पहले जो कॉपर मिला है उनके अंदर कॉमन ट्रेसेस हैं, किस चीज़ के? निकल के। दूसरी चीज़, हमें जो हड़प्पन जार्स हैं, वेसल्स हैं, ये चीज़ें हमें मिली हैं ओमानी साइट्स पे। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट, मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं, जो टेक्स्ट थे, जो 3rd मिलेनियम BCE के टेक्स्ट थे, उनसे पता चला कि जो कॉपर आता था ना उस रीजन के अंदर, वो मगन से आता था। यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर कॉपर आता था मगन से, और शायद से हो सकता है मगन का मतलब ओमान ही है। इंटरेस्टिंगली मेसोपोटामिया में भी जो भी हमें कॉपर मिला है उसके अंदर भी ट्रेसेस ऑफ निकल है, यानी कि भाई कॉमन ऑरिजिन है। ओमान के अंदर जो कॉपर है वो भी, हड़प्पा के अंदर जो कॉपर मिला है वो भी, और जो मेसोपोटामिया के अंदर है उनके अंदर ही निकल के ट्रेसेस हैं, यानी कि कॉमन ऑरिजिन के हैं। यानी कि कॉमन ऑरिजिन है तो हो सकता है ओमान से ही मेसोपोटामिया में आता हो और ओमान से ही हड़प्पा में आता हो, और मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हो सकता है ओमान को ही मगन बोलते होंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना ओमान को क्या बोलते थे? मगन। ठीक है, सो यू शुड लर्न इट। दूसरे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जिनसे पता चलता है कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट होता होगा, वो है हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीट्स। इनसे पता चला है कि भाई हाँ लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट होता होगा, क्योंकि भाई हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस, बीट्स, ये चीज़ें दूसरी साइट्स पे, दूसरे रीजन्स के अंदर भी देखने को मिली हैं। ठीक है, इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि भाई मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट थे ना, उनमें बताया गया है कि मेसोपोटामिया का कांटेक्ट था दूसरे रीजन्स के साथ भी, जैसे कि दिलमुन के साथ। शायद से दिलमुन बहरीन के आइलैंड्स को बोला जाता होगा, मगन यानी कि ओमान, और मेलूहा, मेलूहा शायद से हड़प्पन रीजन को बोला जाता होगा। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट से हमें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला है मेलूहा से। कार्नेलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड और बहुत सारे वुड्स की वैरायटी। मेसोपोटामिया का एक मिथ है जिसके अंदर बोला जाता है कि मेलूहा के बारे में कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। यानी कि इनका एक ये फ्रेज देखने को मिलता है, और आर्कियोलॉजिस्ट कई बार सोचते हैं कि शायद से ये हाजा बर्ड पिकॉक है, और ये हमारे मेलूहा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, और हड़प्पा में पिकॉक होता होगा तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये जो नाम है ये इसको इसके कॉल से मिला है, यानी कि हाजा बर्ड वो जो पिकॉक साउंड करता है उससे इसे ये नाम मिला है? हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन था ओमान के साथ, बहरीन के साथ या मेसोपोटामिया के साथ, ये सी के थ्रू होता होगा, पानी से कांटेक्ट था हमारा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलूहा को बोला जाता है लैंड ऑफ सी फेयरर्स, यानी कि सी फेयरर्स का एक लैंड। हो सकता है कि मेलूहा की हड़प्पा हो, बट कौन जानता है, ये सिर्फ एक असम्पशन है, हो सकता है ये सच भी हो। बिसाइड हमें बहुत सारी शिप्स की, बोट्स की डिपिक्शन देखने को मिलती है सील्स के ऊपर भी। सो ये आप एक सील देख पा रहे हो जिसके ऊपर एक बोट बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई बोट के बारे में उन्हें पता था और वो बोट से ही कनेक्टेड होंगे शायद से। ठीक है, तो ये एक बोट की इमेज दी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट इमेजेस देख लेते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल सील है, ठीक है, मेसोपोटामिया की ये सील है। इसके अंदर हम एक हम्प्ड बुल देख पा रहे हैं। एक हम्प्ड बुल का मोटिव है जो कि हो सकता है इंडस रीजन से डिराइव करा गया होगा। ये एक इंडस वैली की एक सील गिवन है, इमेज गिवन है, इसके अंदर एक बुल है, बुल का मोटिव है, और ऐसा ही बुल का मोटिव हमें इस सिलेंड्रिकल सील के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? हो सकता है ये बुल का मोटिव हमारे इंडस रीजन से डिराइव किया गया हो। ये एक दूसरी फिगर है, इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, ये एक पर्शियन गल्फ है। ठीक है, पर्शियन गल्फ सील है ये, जो कि हमें बहरीन के अंदर देखने को मिली है। अब इसके ऊपर भी हड़प्पन मोटिव्स हैं। हड़प्पन मोटिव से इसका क्या मतलब है कि हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने डिराइव करी होगी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली जो दिलमुन वेट्स हैं, यानी कि जो बहरीन के वेट्स हैं, लोकल वेट्स हैं, वो हड़प्पन स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं। जो हड़प्पन वेट्स जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, सेम स्टैंडर्ड हमारे दिलमुन के लोकल वेट्स के अंदर भी देखने को मिला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ज़रूर एक कॉन्टैक्ट था इन रीजन्स के बीच, और ये वही है एक सील जिसके ऊपर आप बोट डिपिक्ट कर पा रहे हो। सो गाइस, टिल पेज नंबर 14 ऑफ योर एनसीईआरटी हमने हर एक चीज़ कवर कर दी है। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेज नंबर 15 ऑफ योर एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे।
टिल देन कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और एक बार मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स कहाँ कहाँ पर मिली हैं, सो कौन कौन सी सेटलमेंट्स में मिली हैं. यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय.